एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि। हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमित कुमार सिंह आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सभी लोग अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे। तो आज मैं जो टॉपिक लेकर आया हूं वो हम बात करेंगे बायोलॉजी के 11th क्लास में। आज का जो टॉपिक है वो रहेगा चैप्टर नंबर 4 बायोलॉजी का क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम। उसके बारे में हम बात करेंगे। प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों को प्लांट किंगडम ऑफ प्लांट के बारे में बता दिया है। अब हम बात करेंगे एनिमल के बारे में। एनिमल को किस तरह से क्लासिफाइड किया गया था, एनिमल को किस बेसिस पे हमने क्लासिफाइड किया था, इसके बारे में हम बात करेंगे। और भी हम बात करेंगे कि उस एनिमल को कितने कौन कौन से कैरेक्टर के अकॉर्डिंग हमने उसको क्लासिफाइड किया, किस साइंटिस्ट ने उसको क्लासिफाइड किया, इसके बारे में हम टोटल बात करेंगे। तो बने रहिए मेरे वीडियो में, ठीक है। चलिए, आज हम जो टॉपिक लेके चल रहे हैं वो चल रहे हैं किंगडम एनिमल किंगडम, ऐसे भी लिख सकते हो आप लोग, यानी कि हिंदी में इसका नाम होता है जंतु जगत। इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो जब हम इसके बारे में बात करेंगे तो आप सभी लोगों को पता है कि इसके फादर कौन है। इसके फादर हैं अरिस्टोटल, यानी हिंदी में इनको क्या बोला जाता है, अरस्तु। अरस्तु ने क्या किया था, एनिमल के बारे में बहुत ज्यादा डीपली स्टडी करी थी और उन्होंने अपने एक बुक का नाम दिया था सिस्टेमा नेचुरा में उन्होंने इस बुक में उन्होंने इस एनिमल्स के बारे में बहुत सारे ऐसे डीपली हमें नॉलेज दिए थे जिसको हम आज तक स्टडी करते हैं। मतलब कि फादर ऑफ एनिमल किसको कहा जाता है, यानी जब हम एनिमल की बात करेंगे तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, जूलॉजी के बारे में बात करेंगे, यानी जंतुओं के बारे में बात करेंगे। और जब जंतुओं के फादर की बात होगी, जूलॉजी के फादर की बात होगी, तो किसकी बात होगी, अरिस्टोटल अरस्तु की बात होगी, ठीक है ना। तो ये तो था जो नॉर्मली मैंने आपको पहले बता चुका हूं। अब जो हम बात करेंगे वो करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स की, ठीक है ना। क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल, इसमें ध्यान से देखिएगा। क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल, ठीक है ना, जंतुओं का वर्गीकरण। अब हम इसको एनिमल्स को 2 टाइप में डिवाइड कर देंगे। कितने टाइप में डिवाइड करेंगे, 2 टाइप में डिवाइड कर देंगे। पहला करेंगे हम प्रोटोजोआ और दूसरा करेंगे हम मेटाजोआ, ठीक है ना। पहला क्या करेंगे हम, प्रोटोजोआ और दूसरा करेंगे हम मेटाजोआ, ठीक है ना। हिंदी में भी वही नाम होगा, पहला प्रोटोजोआ, दूसरा क्या होगा, मेटाजोआ। अब जब ये अपने जो साइंटिस्ट थे उन्होंने जब इसको क्लासिफाइड किया, अरस्तु ने जब इसको क्लासिफाइड किया तो 2-3 कैटेगरी देखने को मिली। प्रोटोजोआ में उन्होंने क्या देखा, प्रोटोजोआ में सबसे पहले प्रोटोजोआ में वो सारे जंतु शामिल हुए, वे सारे एनिमल शामिल हुए जो कैसे थे, वो यूनिसेलुलर थे, यानी कि कैसे थे, एक कोशिकीय थे। कैसे थे, एक कोशिकीय थे, ठीक है ना। अभी मैं इसके बारे में बता देता हूं, फिर उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। प्रोटोजोआ में हमने क्या दिया, एक कोशिकीय थे, और मेटाजोआ में कैसे थे, बहुकोशिकीय, ठीक है ना, यानी कि मल्टी सेलुलर। इसमें यूनिसेलुलर, उसमें मल्टी सेलुलर, ठीक है ना। इसमें क्या था, इसमें इसकी बात जब होती थी, प्रोटोजोआ की बात होती थी, तो प्रोटोजोआ में कैसा रिप्रोडक्शन होता था, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता था, ठीक है ना। कि कैसा रिप्रोडक्शन होता था, असेक्सुअल, कहीं कहीं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता था, ठीक है ना। यानी इसमें अलैंगिक जनन होता था, इसमें लैंगिक जनन होता था, मतलब कि दोनों जनन इसमें हमें देखने को मिलते थे।
इसमें भी कौन सा जनन, दोनों जनन देखने को मिलते थे। मोस्टली कौन सा जनन देखने को मिलता था, सेक्सुअल, मतलब कि लैंगिक जनन उसमें ज्यादा देखने को मिलता था। तो हम प्रोटोजोआ को अभी इस बेस पर हमने क्या किया, क्लासिफिकेशन किया एनिमल्स का, कि हमने यूनिसेलुलर को एक साइड रख दिया और मल्टी सेलुलर को एक साइड रख दिया, ठीक है ना। तो हम इस वाले टॉपिक को प्रोटोजोआ को उठाएंगे और उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है ना। चलिए, प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ खासियत क्या है। पहली खासियत ये है कि ये एक कोशिकीय होते हैं। पहले अपन इसका वर्ड्स देख लेते हैं। प्रोटोजोआ, इसका मतलब प्रोटोस, क्या मतलब, प्रोटोस। प्रोटोस का मतलब क्या होता है, हम देखेंगे। प्रोटोजोआ को हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, एक हो जाएगा प्रोटोस और दूसरा हो जाएगा जून, ठीक है ना। पहला प्रोटोस और दूसरा जून। इस प्रोटोजोआ को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, पहला प्रोटोस और दूसरा जून। प्रोटोस का मतलब क्या होता है, प्रथम, और जून का मतलब जंतु, ठीक है ना। प्रोटोस का मतलब फर्स्ट और जून का मतलब एनिमल। तो पूरे वर्ल्ड में ऐसे एनिमल जो कि कैसे हो, फर्स्ट एनिमल हो, पूरे फर्स्ट एनिमल, मतलब पूरे वर्ल्ड की बात हो रही हो, तो प्रोटोजोआ में ऐसे एनिमल्स को हम शामिल करेंगे जो कि कैसे हो, फर्स्ट एनिमल्स हो, ठीक है ना। मतलब कि प्रथम जंतु हो। प्रथम जंतु, इनको हम क्या कहते हैं, इनको कहीं कहीं हम क्या कहते हैं, इनको हम प्रथम जंतु भी कहते हैं, ठीक है ना। डिस्कवरी किसने करी थी, यानी प्रोटोजोआ की खोज किसने करी थी, तो खोज करी थी किसने, एंटनी ल्यूवेनहॉक ने। एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने किसने करी थी, एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। इंग्लिश में, हिंदी में लिख लो, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने, ठीक है ना। मतलब कि अगर कोई पूछ दे कि प्रोटोजोआ की खोज किसने करी थी, तो प्रोटोजोआ की खोज करी थी एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने, यानी कि इन्होंने ही सबसे पहले एक सूक्ष्मदर्शी बनाया, मतलब कि एक माइक्रोस्कोप बनाया इन्होंने अपने द्वारा बनाए गए माइक्रोस्कोप से, यानी कि एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने ही अपना एक माइक्रोस्कोप बनाया और अपने बनाए हुए माइक्रोस्कोप से ही उन्होंने प्रोटोजोआ की खोज करी। यानी सबसे पहले मतलब एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने ही किसकी खोज करी थी, प्रोटोजोआ की खोज करी थी। अब प्रोटोजोआ की खोज तो उन्होंने कर दी, अब प्रोटोजोआ नाम किसने दिया, ये भी एक क्वेश्चन आता है। तो प्रोटोजोआ जो नाम दिया वो किसने दिया था, गोल्डफस ने दिया था। हम लिख सकते हैं, गोल्डफस ने क्या नाम दिया था, प्रोटोजोआ नाम दिया था, ठीक है ना। तो विज्ञानी का नाम क्या है, गोल्डफस, जिसने क्या किया था, प्रोटोजोआ नाम दिया था, ठीक है ना। तो इसकी परिभाषा लिखिए प्रोटोजोआ की, वह सूक्ष्म जीव जो कि प्राचीन काल से विभिन्न प्रकार के अलैंगिक जननों के फलस्वरूप उत्पन्न वह एक कोशिकीय जीव होते हैं जो कि सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखे जा सकते हैं, उन्हें हम प्रोटोजोआ कहते हैं, ठीक है ना। उसके बाद प्रोटोजोआ की खोज एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक नामक वैज्ञानिक ने की थी, ठीक है ना, ये लिख लेना। उसके बाद क्या आप लिख सकते हो, प्रोटोजोआ नामक शब्द गोल्डफस ने दिया था, प्रोटोजोआ नामक शब्द गोल्डफस नामक वैज्ञानिक ने दिया था। तो ये सारी चीजें जो है मैंने आप लोगों को इसके बारे में बता दी।
प्रोटोजोआ के बारे में बता दी। ठीक है ना। प्रोटोजोआ शब्द दो शब्दों से मिलकर बना होता है। लिखो, प्रोटोजोआ शब्द दो शब्दों से मिलकर बना होता है, प्रोटोस और जून। प्रोटोस का मतलब होता है प्रथम और जून का मतलब होता है जंतु, अर्थात प्रोटोजोआ को प्रथम जंतु भी कहा जाता है। ठीक है ना। ये प्रोटोजोआ के बारे में हो गया। अब इसकी एक बात आती है कि प्रोटोजोआ के बारे में अगर हमको पढ़ाई करना है, प्रोटोजोआ के बारे में हमें डीपली स्टडी करना है, तो उस स्टडी को कहते क्या है? उस स्टडी को कहते हैं प्रोटोजूलॉजी। क्या कहते हैं? प्रोटोजूलॉजी। क्या कहते हैं उसको? प्रोटोजूलॉजी कहते हैं। ठीक है ना। हिंदी में इसको बोलते हैं प्रोटोजोन्स। प्रोटोजोन्स। ठीक है ना। वैसे आप इसको याद रखना, प्रोटोजूलॉजी के अकॉर्डिंग ही हम प्रोटोजोआ के बारे में अध्ययन करते हैं। चलो, ये था प्रोटोजोआ के बारे में बेसिक हिस्ट्री, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और सीरियसली बहुत इंपॉर्टेंट है इसको। ठीक है ना। तो ये आप लोग इसकी डेफिनेशन भी मैंने बता दी है। अब इसके हम लक्षणों के बारे में जानेंगे कि प्रोटोजोआ में क्या क्या लक्षण होते हैं। ठीक है ना। चलिए, अब हम इसके लक्षण देखते हैं। इसके हम लक्षण देखेंगे। लक्षण देखेंगे इसके हम। ये रहते कहाँ है? तो ये कहाँ रहते हैं? ये गीली मिट्टी, जल, कार्बनिक स्थानों पर। ठीक है ना। कहाँ रहते हैं? गीली मिट्टी में रहते हैं, जल में रहते हैं, कार्बनिक स्थानों पर इनका जो है वास होता है। ये कैसे होते हैं? ये सरल संरचना होती है, बिल्कुल इजीली स्ट्रक्चर होता है इनका। सरल संरचना, बिल्कुल इजीली स्ट्रक्चर, सरल संरचना तथा एक कोशिकीय। सरल संरचना तथा एक कोशिकीय जीव जंतु होते हैं। ठीक है ना। तीसरा, इसमें श्वसन कैसे होता है? तो श्वसन कैसे होता है? विसरण के द्वारा होता है। कैसे होता है? विसरण के द्वारा। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन, इन द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है ना। डिफ्यूजन होता है, यानी कि जब ये सांस लेते हैं तो इनकी जो मान लो अगर कोई जंतु है इसमें, जब मान लो कोई जंतु हो गया, ये जंतु हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, तो जो इनकी त्वचा होती है ना, तो त्वचा से इनका जो त्वचा की जो बाहरी सतह होती है ना, वहां से श्वसन होता है। तो श्वसन करते समय क्या करते हैं? जल, मान लो ये वाटर में है, ये क्या है? ये जल में हैंगे, मतलब ये वाटर में प्रेजेंट है अभी, ये जो भी प्रोटोजोआ होगा। तो ये वाटर में क्या घुली रहती है? ऑक्सीजन। और जंतु के शरीर में क्या है? CO2। तो जब ये श्वसन करते हैं तो CO2 अंदर जाती है और O2 अंदर जाती है और CO2 बाहर आती है। तो इस तरह से क्या करते हैं? श्वसन करने का काम करते हैं। ठीक है ना। समझ गए ना। O2 अंदर जाएगी, जो ऑक्सीजन जल में घुली हुई है वो कहाँ जाएगी? प्रोटोजोआ के अंदर जाएगी, और प्रोटोजोआ के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कहाँ आएगा? बाहर आएगा। तो इस तरह से क्या करते हैं? इस तरह से ये रेस्पिरेशन करते हैं। क्या करते हैं? इस तरह से ये रेस्पिरेशन करने का काम करते हैं। चलिए, अब इसमें जनन कौन सा होता है? इनमें जनन कौन सा होता है, यानी इनमें रिप्रोडक्शन कैसा होता है? इनमें रिप्रोडक्शन होता है अलैंगिक। अलैंगिक जनन होता है। अलैंगिक में कौन कौन सी विधियां? द्विखंडन, बहुखंडन, और मुकुलन। ठीक है ना। जनन कौन सा होता है? अलैंगिक जनन होता है, यानी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। इनमें कैसा विखंडन होता है? इसमें जनन कैसा होता है? द्विखंडन होता है, बहुखंडन होता है और मुकुलन के द्वारा इसमें क्या होता है? इनमें जनन होने का काम होता है। ठीक है ना। चलिए, उसके बाद जो मैं बता दूं,
इनकी जो आकृति होती है, इनका जो शेप होता है, इनका जो आकृति होता है वो अलग अलग प्रकार का होता है। मतलब कि चूंकि ये इनमें एक ही कोशिका होती है, क्योंकि ये एक कोश के जीव हैं, अब एक ही कोशिका में इनको सारा काम करना पड़ता है, ठीक है ना। क्योंकि कैसे हैं, एक कोश के जीव जंतु हैं, इनकी संरचना हुबहू सभी लगभग सभी से समान मिलती हुई होती है। मतलब कि इनकी आकृति अलग अलग होती है, अलग अलग होती है, ठीक है ना। इनकी आकृति कैसी होती है, अलग होती है। पहली बात, ये इनके जो क्या है पूरे लक्षण थे, शुरुआती जो लक्षण, हमें ज्यादा डीपली नहीं जाना है, हमें बस इतना पता चलना चाहिए कि लक्षण क्या कहते हैं। इनमें जनन किस तरह होता है, तो जनन इनमें लैंगिक होता है, द्विखंडन होता है, बहुखंडन होता है और मुकुलन होता है। शेप कैसा रहता है, अलग अलग प्रोटोजोआस की अलग अलग शेप होते हैं, क्योंकि क्या होता है, इनके अंदर जो सेल होती है ना, सेल एक ही होती है, ज्यादा सेल इनके अंदर नहीं होती। अगर ज्यादा सेल होती तो ये मल्टी सेलुलर कहलाते हैं, एक सेल है इसीलिए क्या कहलाते हैं, ये यूनिसेलुलर कहलाते हैं। अब एक सेल में ही इनको सब कुछ काम करना पड़ता है, इनको रिप्रोडक्शन करना पड़ता है, इनको रेस्पिरेशन करना पड़ता है, इनको अलग अलग टाइप की सारी चीजें करनी पड़ती हैं, ठीक है ना। तो एक कोशिका से ही इनका पूरा जीवन चल जाता है, इसीलिए क्या कहलाते हैं, एक कोशिकीय जीव कहलाते हैं, ठीक है ना। तो प्रोटोजोआ के बारे में ये बेसिक जो आपको इंफॉर्मेशन थी वो मैंने दे दी है। फिर से रिकॉल करता हूं कि एनिमल किंगडम को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। फर्स्ट था प्रोटोजोआ, सेकेंड था मेटाजोआ। प्रोटोजोआ के बारे में मैंने आपको पूरी डेफिनेशन बता दी, पूरा आपको उसका कैरेक्टर बता दिया पूरा। अब बस मुझे एक चीज बाकी है, इसमें इसके एग्जांपल बता देता हूं कि इसमें कौन कौन से जीव शामिल होते हैं, यानी कौन कौन से जीव इसमें शामिल होते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो इसमें उदाहरण कौन कौन से हैं, एग्जाम्पल कौन कौन से देखेंगे, अमीबा, पैरामीशियम, ठीक है ना, यूग्लिना, ठीक है ना, यूग्लिना हो गया, और क्या हो गया, प्लाज्मोडियम हो गया, प्लाज्मोडियम, हिंदी में भी वही नाम है जो मैं इंग्लिश में लिख रहा हूं, इसलिए मैंने इंग्लिश में लिख दिया, अमीबा, पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम और यूग्लिना। अब मैं कल जो आपको पढ़ाऊंगा वो अमीबा के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ाऊंगा। कल मैं जो आपको पढ़ाऊंगा वो अमीबा में किस तरह से रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है, अमीबा में किस तरह से द्विखंडन विधि के द्वारा उसमें नए जीव की उत्पत्ति होती है, इसके बारे में बात करेंगे। तो आज तक के लिए बस मैं इतना ही बता रहा हूं, आगे जब मैं आपको जब भी बताऊंगा तो अमीबा के बारे में बताऊंगा, और उसके बाद फिर हम मेटाजोआ को लेकर आगे बढ़ेंगे, जिसमें 9 टाइप के फाइलम्स होते हैं, पेरिफोरा, ऑर्थोपोडा, इस टाइप के। तो उसको मैं 1-2 वीडियो बाद में उसको बताऊंगा। पहले मैं अमीबा, पैरामीशियम के बारे में बता दूंगा, फिर हम फाइलम की तरफ आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। तब तक के लिए आप लोग जो है, जिसको भी समझ में नहीं आए, आप लोग कमेंट्स करके आप लोग आसानी से पूछ सकते हो। कॉपी पेन में नोट्स बनाइए, कॉपी पेन जब भी वीडियो देखने बैठिए तब भी आपके हाथ में कॉपी और पेन होना चाहिए, जिससे आपको जो भी समझ में आ रहा है वो लिखेंगे, डेफिनेशन बता दिए, जहां पर समझ में नहीं आ रहा है दोबारा वीडियो देखेंगे और आसानी से आप समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो जब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, और आप इसी तरह घर पर पढ़ाई करते रहिए और मन लगाकर पढ़िए। धन्यवाद।